दोस्तों, आपने अपने स्कूल टाइम में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर लिटमस पेपर के बारे में जरूर पढ़ा होगा। ये एक ऐसा पेपर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर लेता है एंड उस चेंज्ड कलर के बेसिस पे ये जज किया जाता है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितना एसिडिक है और कितना एल्कलाइन है। बहुत सारी टीवी कमर्शियल एड्स ने भी लिटमस पेपर का यूज करते हुए ये जज किया है कि उनका साबुन ज्यादा अच्छा है बाकी साबुन से। अब आप कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिटरेचर के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है या रिलेटेड है। तो आपके फेमस विक्टोरियन पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू अर्नल्ड ने एक मेथड निकाला जिसका नाम है टच स्टोन मेथड, जिसके थ्रू इन्होंने बताया कि किसी भी पोएट्री को आप टच स्टोन मेथड का यूज करके जज कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी है या फिर वो अच्छी नहीं है। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग मैथ्यू अर्नल्ड और उनके इस अनोखे मेथड के बारे में एक एनालिसिस करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैथ्यू अर्नल्ड एक विक्टोरियन पोएट और क्रिटिक थे। ये क्लासिकल राइटर्स को बहुत ज्यादा एडमायर करते थे एंड इनका ये कहना था कि जितने भी मॉडर्न इंग्लिश ऑथर्स हैं उनको ग्रीक, रोमन एंड फ्रेंच ऑथर्स को फॉलो करना चाहिए एंड उनकी पोएट्री के मॉडल पर लिखना चाहिए। तो जितने भी करंट राइटर्स अपनी पोएट्री या किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को लिख रहे थे उसको जज करने के लिए इन्होंने एक मेथड निकाला जो कि कहा जाता है कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म। जो किसी भी पोएट्री की मेरिट को जज करता है उसको कहते हैं हम लोग टच स्टोन मेथड। अब आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना जरूरी है कि ये जो टच स्टोन मेथड है वो कहां पे सबसे पहली बार यूज किया गया था। ये इनके फेमस एसे द स्टडी ऑफ पोएट्री के अंदर सबसे पहली बार यूज किया गया था। पर यहां पर सवाल ये उठता है कि मैथ्यू अर्नल्ड कोई सबसे पहले क्रिटिक तो नहीं थे। ये 19वीं सेंचुरी के पहले क्रिटिक थे, लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारे वर्क्स लिखे जा रहे थे एंड इनसे पहले भी कई क्रिटिक्स हमारे इंग्लिश लिटरेचर में देखे जा चुके हैं। तो इनको टच स्टोन मेथड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कुछ ऐसे मेथड्स थे जिनको यूज करके आपके क्रिटिक्स पहले कुछ क्रिटिकल वर्क्स को जज कर रहे थे? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे मेथड्स थे जिनको आपके मैथ्यू अर्नल्ड ने रिजेक्ट किया है और अपना टच स्टोन का मेथड निकाला है। आइए उन मेथड्स को देखते हैं। तो आर्नोल्ड ने अपने स्टडी ऑफ पोएट्री के एसे के अंदर 3 टाइप के एस्टिमेट बताए हैं। एक है पर्सनल एस्टिमेट, एक है हिस्टोरिक एस्टिमेट और तीसरा है आपका रियल एस्टिमेट। अब पर्सनल एस्टिमेट हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि क्या है। बहुत सिंपल है इस बात को समझना। पर्सनल एस्टिमेट एक तरीके की एक पर्सनल फैलेसी की तरीके आपके मैथ्यू अर्नल्ड ने बताया है कि इस मेथड को यूज करके कोई भी जो रीडर या क्रिटिक होता है अपने फेवरेट ऑथर को अपनी पर्सनल लाइकिंग के अकॉर्डिंग जज करता है। इसका सीधा और बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो सकता है कि आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, आप सलमान खान की मूवी देखने जाते हैं, ना उसमें कोई प्लॉट है, ना उसमें कोई स्टोरी है, ना उसमें कोई मॉरल बात की गई है, लेकिन तब भी सलमान खान की मूवी को कहते हैं कि क्या तो वो मूवी थी एंड वो मूवी 300 से 400 करोड़ कमा लेती है। क्या वो मूवी एक्चुअल में अच्छी थी या फिर आपने अपनी पर्सनल लाइकिंग के थ्रू, एक फैलेसी के थ्रू ये जज किया कि सलमान खान की मूवी है तो वो अच्छी ही होगी? तो मैथ्यू अर्नल्ड ने इस टाइप की जजमेंट को पर्सनल एस्टिमेट या पर्सनल फैलेसी बताया है, जहां पे एक रीडर जो होता है अपने फेवरेट ऑथर को जज करता है ये सोच के कि ये मेरा फेवरेट राइटर है, जो भी इसने लिखा होगा वो तो अच्छा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग हिस्टोरिक एस्टिमेट को देखते हैं। अब हिस्टोरिक एस्टिमेट भी एक तरीके की फैलेसी है आर्नल्ड के अकॉर्डिंग, जिसके थ्रू ये बताते हैं कि यहाँ पे किसी भी ऑथर को जज किया जाता है उसकी बायोग्राफिकल डिटेल्स को यूज करके और उसकी हिस्टोरिकल रेप्यूटेशन को यूज करके। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कैडमॉन का। अब एंग्लो सैक्सन पोएट्री आपने पढ़ी है, कैडमॉन हमारे सबसे पहले पोएट थे एंड इनके बाद से पोएट्री का जन्म हुआ। तो इन्होंने कंपेयर किया है कैडमॉन को मिल्टन से और ये बोला है कि क्या कैडमॉन जो हमारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं, क्या आप ये बोल सकते हैं कि कैडमॉन की पोएट्री मिल्टन की भी पोएट्री से ज्यादा अच्छी है? नहीं। पर बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स को यूज करके ऑथर्स को जज करते हैं कि ये हिस्ट्री के सबसे पहले हैं या सबसे पहले आए हैं तो ये अच्छे ही होंगे। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने पापा के एग्जाम्पल से कि आज की डेट में
सपोज कोई कितनी भी अच्छी मूवी आ जाए, आपके पापा अपने पुराने जमाने की ही मूवीज को अच्छा समझते हैं। ये हुई एक हिस्टोरिकल फैलेसी ऑफ जजिंग अ वर्क कि आज की डेट में चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपके पापा अपनी पुराने जमाने की या अपने टाइम की ही जो मूवीज को है उनको पसंद करते हैं। तो इन दोनों एस्टिमेट को आपके मैथ्यू अर्नल्ड ने एक फैलेसी या फिर एक रॉन्ग वे ऑफ जजमेंट बताया है, एंड हेंस इन दोनों के बाद इन्होंने बताया रियल एस्टिमेट, जिसके थ्रू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने टच स्टोन मेथड को। अब ये टच स्टोन मेथड है क्या, आइए देखते हैं। मैथ्यू अर्नल्ड के अकॉर्डिंग टच स्टोन मेथड के अंदर इनका बस इतना सा ही कहना है कि हमारे जो जितने भी एंशियंट ग्रेट मास्टर्स के जो वर्क हुए हैं, जो बहुत ही क्लासिक एंड मास्टरपीस हैं, उसमें से आपको पैसेजेस उठाने हैं, कुछ सिंगल लाइंस उठानी है, आप कोटेशंस भी उठा सकते हैं। वो ऐसी लाइंस होनी चाहिए जिन्होंने हमको बहुत मूव किया। उन लाइंस एंड पैसेजेस को उठा के आप आज के राइटर्स के पैसेजेस या वर्क के सामने रखिए। अगर उनकी पोएट्री, अगर उनकी लाइंस हम लोग को ठीक उस तरीके से अटेंशन ग्रैब कर रही है या मूव कर पा रही है या हम लोग के अंदर बहुत इमोशंस को जागृत कर रही है, तो इनकी पोएट्री को वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ, ये क्लासिक के बराबर होने के काबिल हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये प्रूव हो जाएगा कि इनकी पोएट्री एक क्लासिक कहलाने के काबिल नहीं है। तो सिंपल सी बात ये हुई कि टच स्टोन मेथड एक कंपैरेटिव मेथड है, जिसके थ्रू आपके जो आर्नोल्ड है कहते हैं कि हमारे ग्रेट मास्टर्स की पोएट्री में से आपको बेस्ट लाइन उठानी है, उसको कंपेयर करना है आज की पोएट्री से, दोनों को डिफाइन एंड इवैल्यूएट करने के बाद ही आप जजमेंट पास करिए कि ये पोएट्री अच्छी है या नहीं। आप ऐसे हवा में पर्सनल एस्टिमेट को यूज करके, हिस्टोरिकल एस्टिमेट को यूज करके नहीं कह सकते हैं कि ये पोएट्री अच्छी है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये भी हो सकता है, आपने बॉलीवुड में रिसेंटली आई हुई एक मूवी को देखा होगा, RRR। ये मूवी बहुत ज्यादा फेमस हुई थी एंड इसके कुछ टाइम के बाद आई थी मूवी ब्रह्मास्त्र। अब RRR मूवी देखने के बाद लोगों के मन में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी एंड आपने यूट्यूब में कंपैरेटिव वीडियोस देखे होंगे जहां पे RRR मूवीज को ब्रह्मास्त्र मूवी से कंपेयर किया गया था कि उस मूवी को देखने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे इमोशंस को जिस तरीके से कैप्चर किया गया था, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रह्मास्त्र मूवी भी वही काम करेगी। लेकिन ब्रह्मास्त्र मूवी वाज अ टोटल फेलियर, क्योंकि लोगों ने उस मूवी को कंपेयर किया एक बहुत ही अच्छी पोएट्री से। अब ये मेथड सही है या नहीं ये आपको आगे पता चलेगा, बट ये आर्नल्ड का मेथड है। तो टच स्टोन मेथड के अंदर अब आपके कुछ पैसेजेस की जो बात की है मैथ्यू अर्नल्ड ने, उसके थ्रू इन्होंने कुछ 4 राइटर्स का नाम लिया है जिनको ये क्लासिक मानते हैं और कहते हैं कि आप किस भी पोएट्री को जज करें तो इनके कामों को यूज करें। 2 क्लासिकल राइटर्स हैं, 2 नॉन क्लासिकल राइटर्स हैं। क्लासिकल राइटर्स के अंदर इन्होंने काबिल माना है या क्लासिकल राइटर होने के वर्थ माना है होमर एंड दांते को, एंड नॉन क्लासिकल राइटर्स में से माना है शेक्सपियर एंड मिल्टन को। इन 4 राइटर्स को ये कहते हैं कि इनके वर्क्स को उठा के आप बाकी राइटर्स के वर्क्स से कंपेयर करेंगे, तभी आप एक्चुअल में जज कर पाएंगे कि वो पोएट्री अच्छी है या नहीं। ये पैसेजेस भी इन्होंने दिए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। इस टाइप के इन डेप्थ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जहां पे टच स्टोन मेथड का डेफिनेशन या फिर सोर्स ना पूछ के ये एग्जैक्टली पूछ लेंगे कि टच स्टोन मेथड के अंदर वो कौन से राइटर्स थे जो आर्नल्ड ने बताए हैं कि क्लासिक हैं और उनके कौन से वर्क हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये हुई बात इनके फेवरेट राइटर्स की, जिनको इन्होंने कहा है कि ये क्लासिकल राइटर्स हैं। पर कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जिनके वर्क्स को आपके मैथ्यू अर्नल्ड ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है एंड इनको क्लासिकल पोएट या राइटर होने का दर्जा नहीं मिला है। सबसे पहले तो इन्होंने चौसर को कंपेयर किया है। इन्होंने कंपैरिजन किया है चौसर का फ्रॉम फ्रेंच पोएट्स ऑफ 12th एंड 13th सेंचुरी, एंड इन्होंने चौसर की तारीफ करते हुए बोला है कि आपके जो चौसर हैं, इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को कई सारे वर्ड्स दिए हैं, राइम दिया है, मीटर दिया है, स्टैंजा का फॉर्म दिया है, एंड आपके ये जो चौसर हैं उनका एक ह्यूमनिस्टिक व्यू है पोएम्स को लेके। इनकी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमंस हैं जो हम लोग ने कैंटरबरी टेल्स में देखा वो बहुत ही अच्छा है, एंड हेंस हम लोग चौसर को इंग्लिश पोएट्री का फादर कह सकते हैं। लेकिन
चौसर लैक्स हाई सीरियसनेस एंड इनको हम लोग क्लासिकल होने का दर्जा नहीं दे सकते हैं, लाइक दांते एंड होमर। चौसर की ही तरह इन्होंने कई और भी राइटर्स को बोला है कि ये अच्छे तो हैं, दे आर गुड बट दे आर नॉट द बेस्ट एंड वर्दी टू बी अ क्लासिक। नाम है चौसर, ड्राइडन, पोप एंड शेली। तो ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन याद करना जरूरी है। ये आपके चौसर ने आर्नल्ड ने बताया है। अब क्या ये मेथड एक सक्सेस था या ये सही तरीका था, ये हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे। टचस्टोन मेथड की लिमिटेशंस बताई गई हैं कि बहुत सारे क्रिटिक्स एंड रीडर्स ने इस मेथड को रिजेक्ट किया और कहा कि ये जो मेथड है जज करने का किसी वर्क को, ये एक फॉल्टी मेथड है। इस मेथड के अंदर खुद एक फैलेसी है, क्योंकि एनी पीस ऑफ वर्क जो एक राइटर या पोएट लिखता है वो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग लिखता है एंड आप उस क्रिएटिविटी को दूसरे पोएट की क्रिएटिविटी से कंपेयर करके जज नहीं कर सकते हैं। हेंस ये जो टचस्टोन मेथड है इसको पूरी तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली ये यूज नहीं किया गया एंड इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आपको ये बात पता होगी कि टीएस इलियट जो हमारे फेमस मॉडर्न पोएट एंड क्रिटिक हैं, वो मैथ्यू आर्नल्ड को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते थे और मानते थे, पर उन्होंने भी इनके इस टचस्टोन मेथड की बहुत निंदा की है, अपोज किया है एंड इस मेथड को रिजेक्ट किया है। तो आई होप आपको टचस्टोन मेथड A to Z पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मेथड अच्छा लगा मेरे समझाने का तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड ये वीडियोस आपको कितने हेल्पफुल लग रहे हैं या ये मेथड आपको किस तरीके से आपके माइंड को हिट कर रहा है एंड आपको कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में कितनी आसानी हो रही है, ये बात को कमेंट करके जरूर बताना। आई विल मीट यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट अनदर वीडियो like this only, where I will bring up a good concept like this. So bye and take care.